हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 5 चैप्टर तक हो चुका है। ये इसका छठा चैप्टर है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो आज हम लोग छठा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखते हैं। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है, शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित है। तो यह इसमें बताया जा रहा है कि शहरीकरण किसे कहते हैं, गांव और शहर में क्या अंतर है, यह बताया जा रहा है कि गांव में लोग खेती करना, पशुपालन करना, वहाँ का मुख्य आजीविका क्या है, खेती और पशुपालन करना, जबकि शहर में व्यापार करना, उत्पादन करना, ये सब वहाँ का आजीविका है। और गांव का जो वातावरण होता है वह बहुत ही वातावरण स्वच्छ होता है, शहर का थोड़ा प्रदूषित होता है क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है। गांव से शहर का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों पर फैली है। समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो समाजशास्त्री यह कह रहे हैं कि नगरीय जीवन जो है वह आधुनिकता का पूरक है, यानी कि जैसे जैसे नगरीय जीवन होगा वैसे वैसे आधुनिकता आते जाएगी। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे वे क्षेत्र जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, तो उस तरह का क्षेत्र जो कि व्यापार मार्ग जहाँ ज़्यादा होता था या पत्तन है, बंदरगाह है, इस तरह का क्षेत्र जो होता था वह मतलब कि वह शहर और या नगर में कहलाता था, वही बताने की कोशिश कर रहा है इसमें। ऐसे वे क्षेत्र जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ ऐसे क्षेत्र जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते थे। तो ऐसा जगह जहाँ पर कि मुख्य व्यापार हो या पत्तन हो या बंदरगाह हो, इस तरह का, या धार्मिक स्थल हो जहाँ पर बहुत सारे भक्त आते जाते हो, तो वह जगह जो होता था वह मतलब कि नगर कहलाता था या शहर कहलाता था। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कई प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के भांति ऋणी तो थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इस पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर नए राजमार्गों से जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जलमार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 100-200 साल पुराना है।
3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो कौन कौन सा, मतलब कि अभी जो भी आप शहर देख रहे हैं वो बहुत पहले से बना, मतलब उसका इतिहास है वो बहुत पहले से बना आ रहा है। और इसमें कौन कौन सा चीज़ था जो कि उसको मतलब कि शहर बनाया। तो पहला चीज़ था कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, यानी कि वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा लगना, वहाँ पर पूंजी वाले लोगों का रहना। मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि ऐसा शहर जहाँ पर कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, पूंजीवादी लोग वहीं पर अपना उद्योग लगा रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ों ने उसको शहर बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि जहाँ पर उद्योग लगा वहाँ पर गांव से लोग शहर की तरफ मूव करने लगे, तो उसके कारण वह शहर बनने लगा। दूसरा क्या था, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तो औपनिवेशिक शासन कौन कौन से, जैसे कि कोलकाता में देखते, मतलब कि बंगाल में देखिए, मद्रास में देखिए, मुंबई में देखिए, इन सब जगहों पर यह शहर क्यों बड़े बने, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक शासन रहा था। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। उन जगहों पर लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। जो इन तीनों तरीकों से यह बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौरान आधुनिक शहरों की स्थापना हुई। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत गांव से हुई। इस संक्रमण की प्रक्रिया में जहां खानाबदोशी जीवन की पद्धति थी, जिसकी विशेषता शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, उसके स्थान पर स्थानीय कृषि का प्रारंभ किया गया। यानी गांव से एक अस्थायी जीवन का शुरुआत हो रहा है। यह बताया जा रहा है इसमें कि अस्थायी जीवन कहाँ से शुरू हुआ, गांव से। क्योंकि पहले तो खानाबदोश लोग होते थे, वह शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, और उसके बाद फिर एक जगह कृषि नहीं करते थे, झूम खेती टाइप, थोड़ा दिन कृषि किया फिर कहीं और चले गए। लेकिन अब क्या हुआ, जब कृषि का आरंभ हुआ तो वहाँ पर अस्थायी तौर पर लोगों को रहना पड़ा, और उसको फिर गांव कहा जाने लगा। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि के अतिरिक्त उत्पादन की भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं को जन्म दिया, जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य था। मतलब कि तकनीकी खोज जो हुआ उससे क्या मतलब फ़ायदा हुआ कि जो उत्पादन था, कृषि से जो उत्पादन था वह बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जो कि सामाजिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। तो अस्थायी कृषि से क्या हुआ, संपत्ति का जमा होने का मतलब है कि लोग अब जमा करके धन रखने लगे, ठीक है, और इससे सामाजिक विषमताएं आई। सामाजिक विषमता का मतलब कि कोई बड़ा बना, कोई छोटा बना, इस तरीके की चीज़ें आई। अत्यधिक उच्चतम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन परिवर्तनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में निम्नलिखित तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। शहर या नगर में जनसंख्या का घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर ज़्यादा होता है। अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। मतलब कि अगर हम देखें कि प्रति इकाई में लोग, मतलब एक छोटे से जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। शहरों तथा नगरों से गांव को उनकी
आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहरों की ओर नए अवसर तलाशने में बढ़े। मतलब कृषि में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होने लगा था, सब लोग कृषि कर रहे हैं गांव में, तो अब उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई कितने लोग कृषि करेंगे, और कुछ नई संभावनाएं ढूंढने के लिए वे शहर की ओर निकलना शुरू कर दिए। प्रारंभ में शहर के बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा। तो यही शुरू में जो गांव से लोग निकल कर लोग शहर पहुँचे, यही शुरुआत में शहरों में बसने का एक मतलब कि इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह तब भी उपेक्षित वर्ग रहे जिसने सामाजिक भेदभाव की भावना को बनाए रखा। परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत तब भी उपेक्षित वर्ग रहे जिनसे सामाजिक भेदभाव की भावना बनाए रखा। जब वो शहर पहुँचे तब भी वहाँ पर उनके साथ एक सामाजिक भेदभाव का भावना रखा ही जाता था, क्योंकि वो मजदूर वर्ग होते थे और वहाँ दो तरह का वर्ग होता था, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग से तो हीन भावना रखेंगे ही। इस दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक शहरों का विकास हुआ, जिसमें शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ा। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। यानी कि ग्रामीण लोग ही वह जाके शहरों में बसना शुरू कर दिए थे। शहरों का आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गया, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगे। यानी कि देखिए, शहर तो बहुत कम है, 2-3, अगर हम बहुत पहले की बात करें तो शहर तो कम था, लेकिन गांव बहुत ज़्यादा था, और गांव से सारे गांव के लोग सब कहाँ निकल रहे थे? शहरों की तरफ निकल रहे थे। तो शहर में तो शहर का आकार छोटा है और वहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बढ़ गया और राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र बना। राजनीतिक मतलब कि अगर किसी को किसी जगह पर अधिकार जमाना है तो वो ज़्यादातर कोशिश करता था कि उन शहरों पे अधिकार जमाया जाए, क्योंकि वहाँ पर दस्तकार, व्यापारी ये सब रह रहे हैं और वहाँ पर अधिकारी भी रह रहे हैं। वहाँ का माहौल इस तरह का होता था। गांव में तो सारे किसान रह रहे हैं या शिल्पीकार रह रहे हैं या इस तरह के लोग रह रहे हैं, पर शहर में क्या था? शहर में सब तरह का लोग रह रहा है, दस्तकार भी रह रहा है, व्यापारी भी रह रहा है, अधिकारी भी रह रहा है, मतलब मजदूर भी रह रहा है, बड़े से छोटा सबको ले लीजिए। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक अधिकतर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म की शहरें ही थी। तो जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ तो उस समय हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों का जो कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था, वह ख़त्म होता जा रहा था और वो कहाँ पलायन कर रहे थे? गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे। और ज़्यादातर जो हम लोग शहर देखेंगे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक अधिकतर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म की शहर थी। यानी कि गांव के लोग ही वहाँ जाके बसे हुए हैं, तो ग्रामीण किस्म की शहर थी। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाए तब उनके विकास की प्रक्रिया को कस्बों के रूप में प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है, जहां कस्बों में शिल्पीकार, व्यापारी, प्रशासन के शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था, जिसे यह करों के और अधिशेष की प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत
करते थे। अधिकांश कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिह्नित करता था। यानी अगर हम शुरू में देखें शहरों का विकास पे अगर दृष्टि डाली जाए तो शुरुआत में क्या था, यह कस्बों के रूप में मतलब शुरुआत था। एक कस्बा बनाया जाता था जहाँ कस्बों में शिल्पीकार, व्यापारी, प्रशासन तथा शासक रहते थे। ठीक है, इस तरह के लोग रहते थे और कस्बों के रूप में इसको पहले देखा जा सकता है। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था, जिसे यह करों और अधिशेष की प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। यानी कि ये कस्बों को मजबूत कैसे करते थे, वही ग्रामीण लोगों से कर लेकर, अधिशेष लेकर इसको मजबूत बनाया करते थे। अधिकांश कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी। तो कस्बा जो होता था या शहर होता था उसकी किलेबंदी कर देते थे। किलेबंदी करने से क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से इसको अलग देखा जाता था कि यह ग्रामीण क्षेत्र से अलग है, या यहाँ ऊंचे ऊंचे लोग, बड़े बड़े लोग रह रहे। अब कस्बा क्या है देख लेते हैं। कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता था। मतलब गांव के बीच में ही गांव के लोगों के बीच में ही एक अलग सा छोटा नगर को माना जाता था कि यह कस्बा है, जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता था। मतलब उस स्थान का जो विशेष व्यक्ति होता था वह उसमें रहता था और उसको किलेबंदी कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, कस्बा कहते थे। गंज, अब देखते हैं गंज क्या है। एक छोटे अस्थाई बाजार को कहा जाता था। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध थे। गंज किसको कहते थे, एक छोटा अस्थाई बाजार को कहा जाता था। ऐसा बाजार जो हमेशा वहाँ लगा हुआ रहेगा, या ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए लगेगा फिर उठ जाएगा। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। तो गंज का क्या काम था, वह विशिष्ट परिवार जो कस्बों में रहते हैं या सेना के लिए सामग्री उपलब्ध करवाया जाता था, ऐसा बाजार था। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतोन्मुखी हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। तो 18वीं सदी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतोन्मुखी हुए और नए नगर का विकास होने लगा। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे, जहां एक पूरे क्षेत्र में राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता था और उनकी आबादी बहुत बड़ी होती थी। तो 18वीं शताब्दी में क्या देखा गया कि राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ, मतलब जिस तरीके से व्यापारी लोग आना शुरू हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरह की चीज़ें, और हम लोग देख रहे थे उसमें कि जो पुराना सब जो नगर था उन सब चीज़ों का वह पतन हो गया, वह ख़त्म हो गया और नए नए नगर का विकास होना शुरू हुआ। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे। जो घनी आबादी वाला शहर था वह महानगर बनने लगा। ठीक है, जहाँ एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक एवं आर्थिक कामों को देखा जा सकता था। मतलब वहाँ पर राजनीतिक काम होता था, महानगर में आर्थिक काम होता था, बहुत बड़ी आबादी होती थी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे 18वीं शताब्दी में। इंग्लैंड, औद्योगिकरण ने शहर का स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। फिर भी 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म की शहर ही थे। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। फिर भी 1850 तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म की शहरें ही थी। तो शहरीकरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन किया? औद्योगिकरण ने, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान बहुत सारे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जहाँ पर लगाए गए, सब वहाँ से गांव से उठ के सारे लोग क्या हुआ कि शहर पहुँच गए। वहीं पर मतलब जहाँ पर उद्योग लगाया गया तो वहीं पहुँच गए मजदूर बनने के लिए। तो 1850 तक आप देखेंगे कि अधिकांश पश्चिमी शहर जो भी पश्चिम में, मतलब कि इंग्लैंड में या यूरोप में इस तरह के जो पश्चिमी शहर, उन्हीं को कहते हैं, पश्चिम में जो भी शहर बने वह लगभग ग्रामीण किस्म के ही शहर थे। यानी कि वहाँ पर ग्रामीण लोग ही आके बसा हुआ है, कोई बहुत बड़ा लोग थोड़ी है। तो
वह ग्रामीण किस्म की शहरें थी। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। तो 18वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1790 से 95 90 से 80 तक में, मतलब 90 से 1800 तक में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहरों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। तो कपड़ा मिल वहाँ खुलने के कारण जितने भी कुटीर उद्योग लेके बैठे हुए थे, जितने भी मजदूर, वो सारे लोग शहर की ओर जाने लगे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से प्रवासी मजदूर आए थे। तो 1851 में गांव से 3/4 लोग से, मतलब 3/4 लोग से भी ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से डायरेक्ट शहर में पहुंच गए थे। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। उस समय क्या था कि 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यह एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 तक थी। तो इंग्लैंड और वेल्स की बात बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महाकाय शहर था जिसमें 6,75,000 तक की आबादी थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन के विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। 1810 से 1880 तक उसकी आबादी की संख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया, आबादी वहाँ की बढ़ती गई, यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यह प्रवासी को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल रहा। लंदन में 5 प्रमुख उद्योग में लंदन की गोदी के अलावा, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने नहीं थे, लेकिन वहाँ पर क्या क्या था, छपाई और स्टेशनरी उद्योग था, परिधान और जूता उद्योग था, धातु व इंजीनियरिंग उद्योग था, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पाद और कीमती धातु की चीज़ें बनाने वाले उद्योग थे। तो इस तरह का जो उद्योग था, विशाल कारखाने नहीं थे, लेकिन इस तरह का उद्योग ने लोगों को प्रभावित किया, लोगों को आकर्षित किया इस शहर की ओर। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो 20वीं शताब्दी यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में क्या होना शुरू हुआ, मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई। मतलब जितना भी शहर का जितना भी नौकरी है, वह उसका 3/4 नौकरी इसी में मिलने लगा लोगों को। तो सब लोग यहीं आकर रहना शुरू कर दिए। अब आते हैं नीचे, महानगर। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, तो उसको हम लोग महानगर कहते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर उसको महानगर कहा जाता है। और जो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वह राजधानी होता है। 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वाले की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरियों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। तो 19वीं शताब्दी में लंदन किस तरह का शहर था, जिसमें क्लर्क, दुकानदार, छोटे पेशेवर, निपुण कारीगर, कुशल व शारीरिक श्रम करने वाले मतलब मजदूर, सिपाही, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, फेरी वाला और भिखारियों का शहर था। लंदन का फैलाव को दिखाया गया है इसमें फ़ोटो में, देखिए कि लंदन का फैलाव किस तरीके से बढ़ता गया। ठीक है, 4 अलग अलग दौर में लंदन की आबादी दर्शाने वाला मानचित्र। यह देखिए 1784 में कितना आबादी था, उसके बाद 1862 में कितना हुआ, 1914 में, 1980 में। तो इस तरीके से लंदन का आबादी मतलब फैलाव दिखाया गया है। शहरों की ओर बढ़ते रुझान से लंदन जैसे पुराने शहर का स्वरूप को भी बदल दिया। चूँकि यह शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था,
अतः इस घनी आबादी वाले शहर में इन नवागंतुकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित आवास बनने लगे। चूँकि कारखाने के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराते थे। अब अचानक लोग वहाँ पर, बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर वहाँ पर पहुँच गए, तो उनके लिए सुरक्षित आवास नहीं होता था। और जो मालिक जो था कारखाने का, वह बहुत अच्छा उन लोगों को घर मुहैया नहीं करवा पाता था। तो जैसा तैसा घर जहाँ बन रहा है, लोग वहीं रह रहे हैं। प्रव्रजन का यह एक मुख्य परिणाम पाया गया। अब देखते हैं टेनेमेंट्स क्या था। इसको लगता है कि आज कल देखेंगे, इसको पार्ट 2 में देखते हैं टेनेमेंट्स क्या है। आज इतना काफ़ी है। थैंक यू।